नमस्कार साथियों, हरदंदी कहिन में इस सुहावने और सर्द मौसम में आपका दोबारा स्वागत है। और पीछे आप देख ही रहे हैं सरसों की छटा, एक पीली चादर बिछी हुई है प्रकृति की, और सामने सूरज देवता हैं जो अपने पूरे ही गर्मजोशी के साथ प्रकाशित हो रहे हैं और इस पूरी धरा को एक सुंदर आंचल और जीवन प्रदान कर रहे हैं। साथियों, जैसे कल हमारी बात हुई थी कि ये जो सर्दी का मौसम हो रहा है, इसमें किसान बिल की भी एक गर्म हवाएं चल रही हैं और राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में अक्सर बात हो रही है कि ये जो 3 एक्ट आए हैं, ये इन 3 एक्टों का मुख्य आशय क्या है। क्या इसमें किसानों को फ़ायदा है, क्या इसमें आम समाज को फ़ायदा है, या फिर ये कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के दृष्टिकोण से बनाया गया है। इसी संदर्भ में हरदंदी का इनकी ये पहल है कि वो अपने आसपास के एरिए में ऐसे लोगों का से संपर्क करे जो खेती किसानी को भी जानते हैं और आधुनिक जीवन शैली को भी पूरी तन्मयता से जी रहे हैं। तो उसी संदर्भ में कल हमने एडवोकेट और इंजीनियर नरेंद्र नागर जी से वार्तालाप करा था और आपके सम्मुख कुछ बिंदुओं को लेकर आए थे। उसी कड़ी में आज हम फिटजी में मैथ्स के टीचर और पुराने जिनकी पुश्तैनी खेती चलती है वो आज भी कायम है, उसको भी एक तरफ देखते हैं। और फिटजी जैसे हाईटेक इंस्टीट्यूट में बच्चों को मैथ्स की ट्रेनिंग या मैथ्स की शिक्षा देते हैं, वो विजय शर्मा जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। विजय शर्मा जी, आपका हरदंदी का इनमें स्वागत है। नमस्कार जी। विजय शर्मा जी, आपका पुश्तैनी खेती का कारोबार रहा है, जी। खेती बाड़ी रही है और आप आधुनिक जीवन शैली को और देश की कैपिटल में फिटजी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। और मैथ्स को भी ये कहा जाता है कि वो क्वीन ऑफ दी साइंस है जी। और तो आप एक सबसे टॉपेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरह से आप बॉटम में खेती बाड़ी को भी देख रहे हैं। बॉटम और टॉप दोनों आप उसका सामंजस्य को आप जी रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये जो 3 बिल हैं इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? जी देखो, मेरा जहाँ तक सवाल है खेती को जानने का, तो बचपन से लेके हमारा जो परिवार था पूरा कृषि पे डिपेंड था। हम लोगों की शिक्षा दीक्षा ही कृषि के पैसे से हुई है, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और खेती को जिया है बचपन से। ये बात अलग है कि अभी जो है हमारा जाना कम होता है खेती को देखने, लेकिन खेती के बारे में पूरा पता है। तो जहाँ तक कृषि का सवाल है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक गवर्नमेंट की योजना है कि कृषि में किसानों की आय बढ़ाई जाए और किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ जो है उनको इस लायक किया जाए कि मतलब वो दूसरे लोगों के साथ, जो नौकरी पेशे लोग हैं, जो अर्बन में लोग रह रहे हैं, उस तरीके से उनके साथ खड़े हुए हों। तो उसके रेस्पेक्ट में मेरा एक कहना है, एक तो सबसे पहले ये कहना है कि ये उसी की ये जो 3 बिल हैं उसी की मुझे कड़ी लगती है। इसमें कुछ कमाबेशी हो सकती है, इसमें गुंजाइश हो सकती है सुधार की, लेकिन मुझे उसी की कुछ कड़ी लगती है। जैसे पहले बिल में मैं कहना चाहूँगा, और पुरानी बात को मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि पहले क्या व्यवस्था थी या क्या था, कि किसान में खेती में मतलब जो उपज पैदा करता है उसका एकमात्र जगह और कुछ 20-25% जो है अपने उपज को बाहर भी बेचता था पहले मंडियों से। तो मंडियों में बेचने की सुविधा है कि मान लीजिए आप किसी के यहाँ 200 कुंटल गेहूँ हो गए, धान हो गए, तो इतनी उपज को वो आसपास तो किसी को बेच नहीं सकता, या इतना बड़े कोई व्यापारी नहीं होते, और इतना बड़ा व्यापारी अगर होगा भी तो वो इल्लीगल है, इतना बड़ी उपज कोई खरीद नहीं सकता। तो उसको बेचने के लिए एक रास्ता कि भाई बाहर भी उचित रेट पे वो बेच सके, जो MSP डिफाइन है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे या उससे कम। हालांकि मैं इस पे जो कंट्रोवर्सी है कि MSP गवर्नमेंट ने डिफाइन की है या नहीं की है, उस पे मेरा विचार यही है कि MSP एक फिक्स डिफाइन होनी चाहिए और उससे नीचे अगर कोई व्यापारी खरीद रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज़ उपज कम होती है, क्योंकि मैंने बचपन से ये देखा है कि किसी भी उपज का रेट बढ़ना या घटना किसान के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है।
कई बार मैं देखता हूँ गन्ने की उपज ज़्यादा होगी, गेहूँ ज़्यादा हो गया, तो उसकी बचपन से मैंने देखा है कि वो उसके उपज के दाम कम मिलेंगे। थोड़ा कम हुआ तो वही सप्लाई एंड डिमांड है, उसकी उपज कमी हुई, पैदा हुई तो मंडी में भी रेट बढ़ेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि सरकार ने अगर कोई एक्स रुपए में खरीदना तय किया, एमएसपी तय की, तो जब उपज कम होगी तो गवर्नमेंट कांटे पे उपज जाती नहीं, वो बाहर उससे ज़्यादा मूल्य में बिकती है। मैंने बचपन से ये देखा है। लेकिन अगर उपज ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके लिए तय है। तो एमएसपी जो है उसी की रक्षा के लिए है एक तरीके से, कि भाई अगर उपज ज़्यादा हो गई तो उसको कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। इसमें एक गवर्नमेंट की लिमिटेशन हो सकती हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ये निकलते हैं, पहले उसके मेंबर बनो, कुछ पर्चियाँ निकलती हैं, फिर उस पर दो, और फिर उसके भी ये होता है कि भाई सरकारी तंत्र है, आज जो है उन्होंने खरीदा कुछ सामान, वो तुरंत पैसा नहीं मिलता है, 6 महीने बाद मिलेगा। जैसे गन्ने के भी 2-2 साल के भी पड़े हुए हैं, कुछ आए हैं पैसे, तो उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट की। तो सबसे पहला एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई आप एपीएमसी यानी कि जो कृषि के लिए मंडियां बनी हुई हैं, एक उनके पैरेलल एक संस्था यानी कि पैरेलल एक सिस्टम खड़ा किया है कि आप डायरेक्ट व्यापारी को भी बेच सकते हैं अपना, या जहां पे कोई चीज़ कम होती है, भाई कहीं पे ईख कम होती है, ईख में तो खैर वो मिल को देना है वो तो ज़्यादातर, लेकिन जहाँ पे गेहूँ है, जहाँ पे गेहूँ कम होता है वहाँ पे आप जाके अपना गेहूँ बेच सकते हैं, या किसी व्यापारी के संपर्क में आके बेच सकते हैं। क्योंकि आजकल तो मोबाइल युग है, आप कहीं पे भी क्या रेट है अपने मोबाइल पे कोई गांव में बैठ के भी आराम से देख सकता है। वो पुराना ज़माना गया कि जब ये वहाँ के रेट पता नहीं होते थे, दूर के रेट पता नहीं होते थे, सब रेट आप आजकल किसी को पता चल सकते हैं कि कहाँ पे क्या रेट है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने पहले बिल में यही कहा है, जो जहाँ तक मेरी समझ है, हो सकता है कि इसमें कुछ और भी पहलू हों, जो मैंने समझा है कि ये कहा है कि भाई आप अपनी उपज को मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं। सरकार ने मंडी समितियों के साथ में एक पैरेलल सिस्टम खड़े करने की बात कही है, वो सिस्टम मेरे हिसाब से ठीक है, उसका मेरी अपनी राय है। क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर उनके पास एक ऑप्शन होगा कि उनके पास ज़्यादा रेट अगर मंडी में जाके मिल रहे हैं तो मंडी में दें, और बाहर जाके मिल रहे हैं, एक बड़ा व्यापारी भी आ रहा है और वो उनको, देखिए उसके प्रोस एंड कॉन्स बाद में हो सकते हैं कि बड़ा व्यापारी उसको स्टोरेज कर लेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई तोबा हो जाएगी, वो बाद की बात है। लेकिन किसान को उपज तो ज़्यादा मिल रही है ना। किसान को फिलहाल क्या है, अगर 2000 रेट में उसका 2000 रुपये प्रति कुंटल में उसका गेहूँ बिक रहा है और उसको 2200 के कोई देता है, तो वो भी उसके लिए काफ़ी एक अच्छी बात है। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ अपनी पुरानी कृषि से संबंधित यादों को, कि एक पुलिस अफसर थे, उन्होंने खेती करना पसंद करा, वो किस्सा क्या है? मेरा मानना यह है कि मैं बचपन में जब देखा करता था ये कि क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे गांव में ही स्कूल थे, तो जो हमारे अध्यापक थे जी, वो खुद भी खेती भी करते थे और अध्यापक भी थे। तो दोनों व्यवसाय करने के बावजूद भी मैंने कभी उनको ऐसा नहीं देखा कि एकदम कोई गाड़ी में आ रहे हैं, या उस समय पे भी स्कूटर या ये थे, वो सिंपल साइकिल से आते थे। हमारे जैसा हमारे घर में जो है एक भी नौकरी पैसा नहीं था और केवल किसानी की खाते थे, तो हम भी ऐसे ही खाते थे, हमारा भी खाना पीना ऐसा था, हमारा भी रहना ऐसा ही था। उनका नौकरी और खेती दोनों करते थे, उनका भी ऐसा ही था। तो मेरा मानना यह है कि पहले जो था वो खेती को एक स्वाभिमान के तौर पे देखा जाता था। उसका कारण एक और भी था, स्वाभिमान के तौर पे ऐसा नहीं कि केवल इमोशनल है, उसका कारण एक और भी था, क्योंकि कमाई का अंतर एक नौकरी और खेती में बहुत ज़्यादा नहीं था। एक आदमी नौकरी वाला भी पूरे जीवन भर अपना काम खर्च अच्छे से चलाता था और खेती वाला भी चलाता था अच्छे से। अगर वो केवल नौकरी कर रहा है तभी भी ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ी ज़मीन खरीद ले, बहुत बड़े मकान खरीद ले, ऐसा नहीं था। और खेती वाले का भी ऐसा ही था, तो इसलिए सेटिस्फेक्शन था। अब क्या है कि आप एक तरफ इतने सारे कमीशन आके उनकी सैलरी जो है कई गुना, 100 गुना, 150 गुना, कुछ ऐसे अनुपात है। लेकिन जो किसान जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अगर आज आप गेहूं का उस रेशो में रेट बढ़ा दोगे तो हाहाकार मच जाएगा।
तो और कोई गवर्नमेंट ने जो कितनी भी गवर्नमेंट रही हैं, मेरा केवल यही प्रश्न है कि इन बातों पे भी विचार होना चाहिए था कि आप 2 लाख 4 लाख 10 लाख के इतने कर्मचारी खुश हो जाएंगे, हमारे बोर्ड पक्के हो जाएंगे, इन सब को देखते हुए आप कमीशन लागू कर दोगे। भाई टीचर्स की सैलरी ज़्यादा हो गई या और विभाग में ज़्यादा हो गई, हमारे यहाँ वेतन आयोग लागू हो गया, 6ठा हो गया, 7वां हो गया। ये सब कुछ करने के साथ आप जब तक आपने चिंता ही नहीं की किसानों की, और वहाँ भी जो अर्बन्स में भी रह रहे हैं वहाँ भी कितना बड़ा डिफरेंस है कि एक चपरासी को 50,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन एक क्लर्क जो प्राइवेट में उसको 15,000 रुपये मिल रहे हैं। वो 50,000 में अपने कैसे खर्चे करेगा और वो 15,000 में कैसे करेगा। तो अर्बन्स में भी डिफरेंस है। तो किसान का तो है ही, किसान तो एक तरीके से मेहनत करने वाला आदमी है। जो उसका प्रोड्यूस हो रहा है, जब तक आप उसका ज़्यादा उचित उस रेशो में मूल्य नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो कैसे ऊपर आएगा, कैसे इनकम बढ़ेगी उसकी, सीधी सी बात है। तो मेरा प्रश्न यह है कि पहले ऐसे तमाम उदाहरण गांव में देखने को मिलते थे कि कोई अच्छी नौकरी पे लग गया, लेकिन उसके पास ज़मीन है तो वो नौकरी छोड़ाया और ये कहता था मैं इसकी नौकरी थोड़ी ना करूँगा, मैं खेती करूँगा अपनी। तो ये स्वाभिमान का भी विषय था और उनको भी पता था कि नौकरी में भी ऐसे ही दाल रोटी और सब कुछ अच्छे से रन करना है और हम कृषि में भी क्योंकि दोनों में एक संतुलन था। तो ये जो संतुलन बिगड़ा है इसके कारण बहुत ज़्यादा समस्या हुई है, मेरा ऐसा मानना है।